हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो चैप्टर 10 की है। कौन सी बुक समरी फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रेसी टाइसन। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 का टाइटल है बिटवीन द प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में नील डिग्रेसी टाइसन हमें सोलर सिस्टम के उन हिस्सों की यात्रा कराते हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जब भी हम सोलर सिस्टम की कल्पना करते हैं तो हमारी नज़रों में सिर्फ एक सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले कुछ प्लैनेट्स पर ही जाती है, लेकिन प्लैनेट्स का बीच का स्पेस इतना खाली भी नहीं है। वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है कॉस्मिक डिब्रीज, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स और इंटरप्लैनेटरी डस्ट से। और यही टाइनी फ्रेगमेंट्स हमारे सोलर सिस्टम की असली कहानी सुनाते हैं। सोलर सिस्टम का आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का तकरीबन 99% ऑफ मास कंटेन करता है। बाकी का 1% जो कुछ भी बचा हुआ है उसी में प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लैनेट्स के बीच का रीजन अक्सर खाली समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ काउंटलेस छोटी बॉडीज ट्रेवल करती रहती हैं। फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम का ये इन बिटवीन रीजन कॉस्मिक लेफ्ट ओवर का म्यूजियम है। तो सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट की। फ्रेंड्स, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट फैले हुए हैं। यहाँ लाखों रॉकी बॉडीज घूमती रहती हैं। अगर इन सबको मिलाकर एक बॉडी बनाई जाए तो हमारे मतलब पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम उसका मास होगा। लेकिन जुपिटर की मैसिव ग्रेविटी ने इन्हें कभी कोई प्लेनेट या एक बॉडी में बनने नहीं दिया। कुछ एस्ट्रॉयड स्फेरिकल हैं जैसे सीरीज, लेकिन ज्यादातर इरेगुलर शेप के हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमें सोलर सिस्टम के प्लेनेटरी फॉर्मेशन को समझने में मदद जरूर करता है। इससे आगे चलने पर नील हमें कॉमेट्स, डर्टी स्नोबॉल्स के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, कॉमेट्स आइसी बॉडीज हैं जो सोलर सिस्टम के आउटर स्पेस से आती हैं, काइपर बेल्ट या ऑट क्लाउड से। जब भी ये सन के नजदीक आते हैं तो हीट गर्मी की वजह से आइस सब्लिमेट हो जाती है और गैस और डस्ट की एक लंबी सी पूछ बना देती है। फ्रेंड्स, यही कॉमेट्स यानी धूमकेतु सोलर सिस्टम के केमिकल इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, जैसे कि पानी या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इवन कुछ थियोरी तो ये भी मानती है कि पृथ्वी का पानी भी शायद इन्हीं कॉमेट से ही आया होगा। हर कॉमेट सूरज की ओर आते हुए कॉस्मिक फायरवर्क की तरह दिखता है। अब बात करते हैं मेटेरॉइड्स, मिटियोर और मेटेरॉइड्स की। फ्रेंड्स, ये तीनों ही चीज एक ही चीज को बोलते हैं। मेटेरॉइड्स छोटे रॉकी मेटलिक फ्रेगमेंट जो स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इन्हें मिटियोर्स कहा जाता है, जो कि शूटिंग स्टार के रूप में हमें नजर आते हैं। और अगर किसी तरह ये पृथ्वी के घर मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से बचकर पृथ्वी तक पहुंच गए तो इन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड्स हमें सोलर सिस्टम के सबसे पुराने मटेरियल का सैंपल देते हैं, मतलब उनकी हम स्टडी करते हैं कि अर्ली सोलर सिस्टम किस तरह का था। पृथ्वी पर मिलने वाले मेटेरॉइड्स असल में करोड़ों साल पुराने कॉस्मिक फोसिल्स हैं। फ्रेंड्स, इंटरप्लेनेटरी डस्ट, टाइनी ग्रेन ऑफ डस्ट पूरे सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं। ये डस्ट जोडिकल लाइट्स क्रिएट करते हैं, फेंट ग्लो, जो कभी कभी हमें सनसेट या सनराइज के बाद नजर आता है। डस्ट पार्टिकल अक्सर कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड कोलिजन से भी आते हैं। सोलर सिस्टम का हर कोना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, न्यू एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को और यहाँ छेड़ते हैं, ट्रायन ऑब्जेक्ट्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। जुपिटर के ऑर्बिट में स्पेशल पॉइंट्स, जिन्हें हम लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, मेरी पिछली कुछ वीडियोस में लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है। उस पर ट्रॉयन एस्ट्रॉयड रहते हैं जो जुपिटर के साथ साथ ट्रेवल करते हैं। इसी तरह से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या एनईओज वो एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स हैं जो अर्थ ऑर्बिट के बहुत नजदीक आ जाते हैं और उनका खतरा होता है कि वे पृथ्वी से कहीं टकरा न जाए। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार इस इन एनईओज को ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स का एक्सटेंशन भी किसी एक एस्ट्रॉयड या कुछ एस्ट्रॉयड्स के इम्पैक्ट की वजह से ही हुआ, तो ऐसा हमारे साथ ना हो। कॉस्मिक कोलिजन, क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सोलर सिस्टम डायनेमिक है, बॉडीज लगातार कोलाइड करती रहती हैं, खासकर अर्ली सोलर सिस्टम में। और अतीत में ये कोलिजन इतने मैसिव भी होते थे कि प्लैनेट्स के मून भी क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि पृथ्वी का मून किसी एक जायंट इम्पैक्ट से हुआ था। इसका मतलब कॉस्मिक कोलिजन्स खतरनाक भी हो सकते हैं।
फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट प्लानिटरी इवोल्यूशन और लाइफ इवोल्यूशन की हिस्ट्री को शेप अप करते आए हैं। कॉस्मिक कोलिजन कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों के ही एजेंट हैं। फ्रेंड्स, नील चैप्टर के इस हिस्से में हम एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्मॉल बॉडीज। फ्रेंड्स, स्पेस प्रोब्स ने एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स को क्लोजली स्टडी किया है। नासा के नियर शूमेकर ने एस्ट्रॉयड इरोस को एक्सप्लोर किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोसेटा मिशन ने कोमेट 69P पर अपना एक लैंडर फिले उतारा। जाक्सा जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, उसके स्पेस एक्सपीडिशन हायबुसा और नासा के ओरिसिस री एक्स सैंपल मतलब एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर वापस आ रहे हैं। इन मिशंस ने कंफर्म किया है कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है। फ्रेंड्स, सभी चैप्टर की तरह नील इस चैप्टर का भी अंत बड़े ही फिलोसफिकल वे में करते हैं। फ्रेंड्स, प्लैनेट ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन प्लैनेट्स के बीच का स्पेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अर्थ की सेफ्टी भी इसी कॉस्मिक डांस पर डिपेंड करती है। एम्प्टी स्पेस वास्तव में कभी भी खाली होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।